बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद सियालवी। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास पढ़ेंगे। एडोब फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में फ़र्क ये है कि एडोब इलिस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप जो है ये एक डिज़ास्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर और डिज़ास्टर में फ़र्क ये है कि वेक्टर को जो है वो पिक्सल बेस पे काम नहीं करता, डिज़ास्टर जो है वो पिक्सल बेस पे काम करता है। ये आप इसका इंटरफेस देख रहे होंगे कि ये तकरीबन एडोब इलिस्ट्रेटर जैसा ही है। एडोब इलिस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप चूँकि एक ही कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक ही कंपनी के दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, इसलिए ये देखने में दोनों एक जैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्रिएट अ न्यू पेज। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज लगा सकते हैं। रिसेंट जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये जो अब से कुछ देर पहले या जब से ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है अब तक जो जो साइज़ मैंने इसमें लगाए हैं वो इसमें यहाँ पे वो रिसेंट साइजेस जो हैं वो शो करवा रहा है। उसके बाद ये सेव्ड ऑप्शन है, इसके बारे में अभी दोबारा बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रिंट ऑप्शन में आते हैं। इसमें हमारे पास ये पेजेस के साइज़ लगाए पड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट इसमें दिए हुए हैं जो कि हम प्रिंटर में से निकालते हैं। उनमें A4 साइज़ है, लीगल साइज़ है A4, A3, A5, A6 भी होता है। उसके अलावा ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ साइज़ इसमें मौजूद हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें साइज़ लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि जब एडोब इलिस्ट्रेटर में हम काम कर रहे थे तो उसमें आपको किसी भी चीज़ की ये ताकीद नहीं की गई थी कि ये साइज़ इसका आपको इस साइज़ में आपने बाउंड रहना है या ये साइज़ आपके लिए लगाना लाजमी है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं एडोब फोटोशॉप, इसमें साइज़ आपको पहले जो आपने डिज़ाइन बनाना है उसका साइज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऑप्शंस ऐसी हैं कि जिनको एक बार आप गलती से अप्लाई कर दें तो उसमें दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। मसलन कि ये एक साइज़ आपने लगा लिया है, उस साइज़ को आप जब दोबारा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर तो आप करेंगे प्रोपोर्शनली देन तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनली नहीं करेंगे, उसको आउट ऑफ लॉ का आप कोई साइज़ लगाना चाहते हैं तो ये आपका की फ़ाइल जो है वो डिस्टर्ब करेगा, आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, शेप इसकी ओवरऑल चेंज हो जाएगी। तो आइए इसमें साइज़ लगाते हैं। साइज़ में ये हमारे पास इसमें इकाइयाँ हमें दी हुई हैं जिसमें हम पिक्सल में भी लगा सकते हैं, पिकास में पॉइंट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी हमें आसानी लगती है हम लगा सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में अमूमन जो काम करते हैं, जो स्क्रीन डिज़ाइन बनाते हैं, स्क्रीन डिज़ाइन से मुराद कि जो सिर्फ स्क्रीन पे चलने हैं, जैसे वेब डिज़ाइन हो गया या किसी पोस्ट का डिज़ाइन हो गया, तो उसके लिए इसमें मैक्सिमम काम जो लोग करते हैं, जो दोस्त करते हैं, वो पिक्सल में करते हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग का काम करते हैं वो मैक्सिमम इसमें इंचेस में काम करते हैं। मैं चूँकि ज़ाती तौर पे प्रिंटिंग फील्ड से कनेक्ट हूँ, तो प्रिंटिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं बात भी प्रिंटिंग के हिसाब से ही करूँगा, ताकि जो प्रिंटिंग वाले दोस्त हैं हमारे वो अक्सर इस चीज़ को एडोब फोटोशॉप को यूज़ करने से घबराते हैं। तो मेरी कोशिश है कि उनको पता चल सके कि हम इसमें आसानी से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। वो एक लिमिटेड हद तक की तस्वीर को सेट करते हैं, कटिंग करते हैं और अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं, इससे आगे जाते ही नहीं। तो उनको ये बेसिक लेक्चर जिन्होंने प्रिंटिंग का काम करना है, ये उनके लिए है कि वो उनके लिए मज़ीद आसानी कुछ पैदा हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ हम साइज़ लेते हैं 9/11.5 या 9/9। ये मैंने एक स्क्वायर साइज़ ले ली, ठीक है। ये इसकी विड्थ और हाइट एक जैसी है, लिहाजा यहाँ पे आप लैंडस्केप करें, पोर्ट्रेट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं 9/11.5 करूँगा तो यहाँ पे ये इसमें चेंज करेगा, ये यहाँ से इसको लैंडस्केप कर देगा, इसे पोर्ट्रेट कर देगा। तो इसकी जो रेजोल्यूशन हम रखेंगे, अगर तो हमने सिर्फ स्क्रीन के लिए डिज़ाइन बनाना है, यानी कि सिर्फ स्क्रीन पे पोस्ट बनानी है या मोबाइल ऐप बनानी है, वेब डिज़ाइनिंग करनी है, तो फिर हमने इसकी रेजोल्यूशन जो है वो
100 या बहुत कम करें तो 72 टू 100 तक जितनी आप चाहें रख सकते हैं। पिक्सल का क्या मतलब है रेजोल्यूशन का, कि ये जो हमने 100 लिखा है इसका मतलब है कि 1 इंच में, ये आके उसको मेंशन कर रहा है कि 1 इंच में 100 पिक्सल्स हैं। यहाँ से 100 पे ये शो हो रहा है। जितने हम पिक्सल यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 300 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, जितनी भी हम रेजोल्यूशन इसमें बढ़ाते जाएंगे वो पिक्सल पर इंच में ज़्यादा से ज़्यादा करता जाएगा, तस्वीर की का रिज़ल्ट जो है वो बेहतर होता जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो फाइल है वो भी हैवी होती जाएगी। जब आप इसे जूम इन जूम आउट करेंगे या उसमें मज़ीद कोई काम करेंगे तो वो आपको वर्क करने नहीं देगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। लिहाजा ये जो न्यूट्रली रेजोल्यूशंस यूज़ होती हैं वो आपको बता दी गई हैं कि वो 72 टू 100 अगर प्रिंटिंग करनी है तो ये फिर फाइल पे डिपेंड है कि उसका साइज़ क्या है, उस हिसाब से उसकी रेजोल्यूशन रखनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी फाइल है तो फिर आप उसकी 100 से कम भी रख सकते हैं। अगर छोटी फाइल है तो आप उसकी चाहे 300 भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसमें आप पर इंच में भी पिक्सल अप्लाई कर सकते हैं, पर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। मुझे समझ सिर्फ इंचेस की है तो इसलिए मैं इंचेस में इसे रखूँगा। इसमें हमारे पास आगे ऑप्शन है बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, कलर लैब, लैब कलर। तो ये इसमें हम जिस तरह के हमें कलर चाहिए हम उस तरह के ले सकते हैं। मसलन हमें CMYK या RGB, ये अमूमन दो टाइप्स जो हैं यूज़ होती हैं, तो लिहाजा फ़िलहाल हम इसी पे बात करें। ग्रे स्केल भी यूज़ होता है लेकिन लैब कलर और बिट मैप का बहुत से लोगों को नहीं पता, ये हम आगे बात करेंगे। फिल वक्त हम ये CMYK और RGB का पे बात करते हैं। तो RGB यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि हमें इसमें ग्राउंड जो अप्लाई डिफ़ॉल्ट जो हमने पेज ओपन करना है उसमें हमारी ग्राउंड किस तरह की होनी चाहिए। वाइट हो, ब्लैक हो, बैकग्राउंड कलर कोई अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंट रखने से ये होगा कि आप जो भी चीज़ लाएंगे उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगी, एक कोरा कागज़ होगा, उस पर आप जिस तरह का भी कोई काम करना चाहें। ये कस्टम है इसमें, यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसे फ़िलहाल वाइट पे ही रख रहा हूँ। अमूमन जो मैं अगर जो नया डिज़ाइन बनाना शुरू करूँ तो फिर मैं ट्रांसपेरेंट पे रखता था, लेकिन फिर वक्त जो हम बात कर रहे हैं समझने की, तो फिर वक्त मैं इसे सिर्फ वाइट पे रखूँगा। तो वाइट पे रखने के बाद इसको मैं अब यहाँ से अगर सेव कर दूँ इस साइज़ को, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका साइज़ लगा हुआ आ जाएगा। यानी कि यहाँ से फिर दोबारा अगर मैंने साइज़ लगाना हो तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आके मैं सेव्ड में आके देखूँगा, यहाँ पे मेरा साइज़ ऑलरेडी मौजूद होगा। वहाँ से मेरे नाम से जो भी मैंने नाम रखा होगा वहाँ से अप्लाई करूँगा और ये ओपन हो जाएगा। तो ये हम इसका 9x11.5 की एक फ़ाइल ले रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन होगी 100 RGB फाइल होगी। अब ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इंटर, या आप क्रिएट पे क्लिक करें। ये आगे एडवांस ऑप्शंस हैं, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा बल्कि ना हो, समझने में आसानी हो। क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक न्यू पेज आ गया। यहाँ तक हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम मज़ीद भी इसमें साइज़ चेंज करना चाहें तो Ctrl+Alt+I प्रेस करके ये हमारे पास इमेज साइज़ की ऑप्शन आ रही है, इसमें हम कर सकते हैं। ये मैं इसको 15 इंच बाय 15 इंच में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्क्वायर में। तो इसमें दोस्तों जो ओवरऑल काम होता है, हमने एडोब इलस्ट्रेटर में देखा कि लेयर्स पे काम किया, लेकिन उसमें अगर हम लेयर्स पे काम नहीं भी करेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये जो एडोब फोटोशॉप है इसमें हर काम हमें लेयर्स पे करना पड़ेगा। अगर हम हर वेक्टर को अप्लाई करने के लिए या हर डिज़ास्टर को अप्लाई करने के लिए न्यू लेयर नहीं लेंगे, पुरानी लेयर के ऊपर ही उसे अप्लाई कर देंगे, तो ये बात आप जहन में रखें कि आप उसमें जो पहली और दूसरी लेयर होगी दोनों मर्ज हो जाएंगी, वो एक चीज़ बन जाएगी, यानी कि एक वो मोटिव बन जाएगा, वो दो नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों को अलग अलग रखना चाह रहे हैं
तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर ऑप्शन के लिए, हर मोटिव के लिए, हर टेक्स्ट के लिए, हर वेक्टर के लिए अलग लेयर बनाएं, ताकि आप दोबारा उसमें आसानी से चेंज कर सकें। इसमें आपने तब से गौर किया होगा कि मैं इस पेज को के लिए जब भी कोई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो कैनवस कह रहा हूँ, जबकि हम एडोब इलस्ट्रेटर में उसे कैनवस नहीं आर्ट बोर्ड कहा करते थे। आर्ट बोर्ड और कैनवस में फ़र्क ये है कि कैनवस पे वो काम होता है जो पिक्सल बेस पे हो, आर्ट बोर्ड पे वो काम होता है जो वेक्टर बेस पे हो, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकें। इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये न्यू पेज लें, यहाँ से हम अपने साइज़ अप्लाई करें, तो यहाँ से ये हमारे पास एक आर्ट बोर्ड की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड 1 शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करवा रहा। इट्स मीन कि ये हमने आर्ट बोर्ड लिया, ये हमने कैनवस लिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम टाइम के साथ साथ देखेंगे। आज चूँकि ये तारुफ है तो मैं चाहता हूँ कि आज काफ़ी हद तक हम इसके बारे में जान लें। आप जिस टूल बार पे भी माउस को लेके जाएंगे वो साथ में उसकी गाइडलाइन दे रहा है कि आप इस टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले है मूव टूल। तो मूव टूल का सबको पता ही है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, इसकी शॉर्ट की है M, और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें। तो ये मैं शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हर तरफ से 1 बाय 1 मुकम्मल स्क्वायर शेप में बराबर सिलेक्ट हो रहा है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो सिलेक्शन का अंदरूनी हिस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक इसके अंदर मौजूद सब लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से के अंदर जितना भी पिक्सल एरिया है वो आपने सारा सिलेक्ट कर लिया। ये बाकी हिस्सा जो भी इस सिलेक्शन के बाहर है ये डीएक्टिवेट है, और इस सिलेक्शन के अंदर जो हिस्सा है सिर्फ वो एक्टिव है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है। इसको आप तसव्वुर करें कि ये हमारे पास एक दीवार है। मैंने ये ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसके साथ ऐसे ड्रॉ किया, तो ये अब मैं मूव टूल के साथ जब इसे मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ये एरर क्या देगा इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि यूँ समझ लें कि ये एक दीवार है, दीवार के ऊपर आपने पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद अब जाहिर है आप पेंट को हिला तो नहीं सकते, ना दीवार को हिला सकते हैं, लिहाजा ये अब जो इस पर आपने लाइन लगा दी है इसको मूव करना, इसमें चेंज करना वो इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करेंगे, वही लेयर के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम एक न्यू लेयर लेंगे। इसको हम यहाँ पे F7 के साथ ये लेयर पैनल खुलेगा हमारा। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके ये एक न्यू लेयर ली। अगर मैं यहाँ से नहीं लेना चाह रहा तो सिंपल कंट्रोल J प्रेस करूँ तो ये मेरे पास न्यू लेयर आ जाएगी, लेकिन वो इस बैकग्राउंड की डुप्लीकेट आएगी, ना कि वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर आएगी। ट्रांसपेरेंट लेयर लेने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्लिक किया, ये अब मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ चुकी है। तो उसी ब्रश टूल के साथ मैंने इस लेयर को पहले सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। तो अब मैं जब इसे मूव टूल के साथ मूव करूँगा तो ये किसी भी तरफ मूव होगी। ये कुछ इसी तरह समझ लें कि जैसे दीवार के ऊपर आपने कोई चीज़ रख के, शीशा रख के, लकड़ी रख के या पेपर रख के, लकड़ी का बोर्ड रख के आपने उस पर पेंट किया और उसको आप फिर उठा के इधर उधर जिस तरह मूव कर सकते हैं, सेम ये उसी तरह आपको ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप इसको भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप दीवार पे पेंट कर देते हैं तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो उसे मूव करना फिर नामुमकिन होता है। और अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करके, ये मैंने ब्लू कलर किया, ओके किया, और यहाँ से मैंने दोबारा ब्रश टूल सेलेक्ट किया और फिर दोबारा से ये ऐसे लाइन ड्रॉ की। तो ये अभी जो हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए हम एक नई लेयर लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो वो इस तरह से मसला करेगी कि दोबारा हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकेंगे। ये दोनों एक ही लेयर बन चुके हैं, अब आप इनको अलग नहीं कर सकते, इनमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये अंडू कर रहा हूँ यहाँ से न्यू लेयर लेके। तो फिर मैंने वो ब्रश टूल सेलेक्ट किया और लाइन लगाई, तो आप देख सकते हैं कि मैं ये ब्लू को अलग
और रेड को अलग मूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे ये सिलेक्शन टूल पे, जिसकी शॉर्ट की है एम प्रेस करके ये मैंने इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद ये मैंने इस पर एक ड्रॉ किया। तो आपने देखा कि जितना हिस्सा सेलेक्ट था उतने हिस्से में वो ब्लू लाइन लग गई, बाकी हिस्से में ब्लू नहीं आया। उसको चाहे आप पूरा फिल कर लें, चाहे लाइनें लगा लें, जो भी है, जो भी आप करेंगे इस सिलेक्शन के हिस्से में अप्लाई होगा, सिलेक्शन के बाहर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर का हिस्सा अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये जो पहले हिस्सा सिलेक्ट था वो डिसलेक्ट हो गया है। अब आप अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इस बॉक्स के बाहर ये इन्वर्स सिलेक्शन हो चुकी है, यानी कि जो हिस्सा पहले सिलेक्ट था उसने वो डिसलाइक करके बाकी जितना हिस्सा डिसलाइक था उसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप जो भी करेंगे वो बाकी हिस्से पे अप्लाई होगा, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं होगा जो कि डिसलेक्ट है। तो ये मैं अब अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद ये अब थोड़ा सा ये हमारे पास ये कॉर्नर में कलर्स की ऑप्शन आ रही है, इसमें के बारे में जान लें कि ये हमारे पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर में दो कलर हुआ करते थे, एक स्टॉक कलर और एक फिल कलर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर है, एक फ्रंट कलर है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये इनमें डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे एक बॉक्स लगाएं, यानी कि सिलेक्शन के साथ कुछ हिस्सा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप आल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो जो फ्रंट कलर होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप ग्राउंड में कोई कलर सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। आप जब नई सिलेक्शन लगाएंगे तो पहली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और न्यू सिलेक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल डिलीट के साथ अप्लाई करें तो वो जो बैकग्राउंड का कलर है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा एक सिलेक्शन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन की, यहाँ पे क्लिक करें तो आप जितनी बार मर्जी बग़ैर शिफ्ट दबाए, बग़ैर कोई बटन दबाए इसकी सिलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पहले वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे न्यू सिलेक्शन की ऑप्शन है, तो इसके साथ सिर्फ आप यहाँ पे एक सिलेक्शन करें, दूसरी बार आपकी वो सिलेक्शन पिछली ख़त्म कर देगी। यानी कि यहाँ पे एक सिलेक्शन की, दूसरी बार सिलेक्शन करेंगे तो पहले वाली ख़त्म कर देगी। फिर अगर आप यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो वो इसमें जितनी मर्जी सिलेक्शंस आप अप्लाई करते जाए वो करता जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो सिलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर ऐसे इसको अप्लाई करें तो ये जितने हिस्से पे आप ड्रैग करेंगे उतनी हिस्से से ये सिलेक्शन ख़त्म कर देगा, उतना हिस्सा ये डिसलेक्ट कर देगा। और अगर आप ये आखिरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है इंटरसेक्ट, इसमें ये है कि आप अगर यहाँ से एक सिलेक्शन करते हैं, फिर आप दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, जितनी भी आप सिलेक्शन करेंगे इसके साथ आप जितने हिस्से में ड्रैग करेंगे उतने हिस्से पे ये सिलेक्शन रहने देगा, बाकी हिस्सा जो है वो ख़त्म कर देगा। सिलेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है आगे फिदर की, ये मैंने एक सिलेक्शन लगाई। सिलेक्शन लगाने के बाद यहाँ से ये मैंने सिलेक्शन ली। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि ये हमने सिलेक्शन के लिए जब ये जो तीन ऑप्शन है ये हम अगर अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें ज़हन में रखना होगा कि ये हमने इनमें से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की है। लेकिन आप जब फ्लो में काम कर रहे होंगे तो ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। उसके लिए आपको लिए बेहतर है, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप एक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ये न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करें, एक सिलेक्शन, फिर शिफ्ट के साथ आप जितनी मर्जी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने जो की प्रेस की होगी वो बटन यहाँ से आपको शो करवाएगा कि ये आपकी जो है कमांड अप्लाई हो रही है। जब आप शिफ्ट छोड़ देंगे तो यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने अगर यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म करनी है, आल्ट प्रेस करें तो जितने हिस्से पे आप ड्रैग करते जाएंगे उतने हिस्से से सिलेक्शन वो ख़त्म करता जाएगा। फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है इंटरसेक्ट वाली, तो इसके लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करें, जितने हिस्से पे आप सिलेक्शन करेंगे उतने हिस्से ड्रैग करेंगे उतना हिस्सा छोड़ देगा, बाकी हिस्सा वो ख़त्म कर देगा।
ये 4 ऑप्शंस के बाद हमारे पास आगे ऑप्शन आ रही है फिदर की। फिदर पे आप, फिदर क्या चीज़ है या इसमें फिदर का क्या काम है वो हम डिस्कस करते हैं। कि ये मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने फिदर लगाया 50 का फिदर लगाने के बाद ये मैंने इसको सिलेक्शन को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब मैं आल्ट प्लस डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये आपने देखा कि उसने कलर को फिल के साथ साथ फिदर भी कर दिए। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर दूं, कंट्रोल Z करूं, कंट्रोल Z करके इसको मैंने नन किया, यहाँ पे ग्राउंड खाली की, यहाँ पे 0 प्रेस किया, ये मैंने अब सिलेक्शन अप्लाई की, आल्ट डिलीट कमांड अप्लाई की, तो ये आप देख रहे हैं कि बग़ैर फिदर के वो मुकम्मल ग्राउंड आ रही। अगर मैं इसको यहाँ पे फिदर अप्लाई करूँ 50 का फिदर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन अप्लाई की, सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद कमांड दी, तो ये आप देख रहे हैं कि वो फिदर में उसे अप्लाई कर रहा है। अगर आप अब यहाँ पे जो आपने फिदर लगा दिया, ये अब आपका परमानेंट है। आप कहीं कोई भी सिलेक्शन लेंगे ये फिदर उस पर लाजमी अप्लाई होगा। उसके लिए आपको ये इसको 0 प्रेस करना या इसको 0 करना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मैंने एक सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फिदर आ गया, फिदर की ऑप्शन। यहाँ पे फिदर मैंने लगाया 50 का, तो यहाँ से ये फिदर इस पर बाद में भी अप्लाई हो सकता है। यानी कि अगर हमने पहले अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम बाद में अप्लाई करना है तो फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे फिदर अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ से भी आप फिदर ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन इस ऊपर वाले ऑप्शन फिदर में और राइट क्लिक वाले फिदर में ये डिफरेंस है कि जो ऊपर कंट्रोल बार में आपको फिदर शो हो रहा है ये आपका परमानेंट हो जाएगा, यानी कि ये जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे ये चलता जाएगा। अगर आप राइट क्लिक वाला फिदर अप्लाई करेंगे तो ये एक ही बार अप्लाई होगा, दोबारा लगाने के लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये जाना कि लेयर्स न्यू लेनी क्यों ज़रूरी हैं और अगर हम नहीं लेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, सिलेक्शन किस तरह से होती है और किस तरह से डिसलेक्शन होती है। तो उनकी कमांड्स में दोबारा रिपीट करता चलूँ कि सिलेक्शन का तो हम यहाँ से टूल बार के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। इन्वर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे और अगर हमने डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी करके उसे डिसलेक्ट करेंगे। ये हमारा सिलेक्शन और लेयर्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मुकम्मल हो गई। तो इसके बारे में इसमें अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो देखनी बाकी हैं, बहुत सी ऑप्शंस बाकी हैं। जैसे कि सिलेक्शन में जाएं तो यहाँ से सर्कल, सिलेक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दो भी चारों बल्कि एक ही चीज़ है। तो ये 2 ऑप्शंस क्या हैं या इनकी कब ज़रूरत पड़ती है ये हम बाद में देखेंगे। ये 2 का हमने देख लिया कि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों पे एक ही कमांड अप्लाई होती है, एक ही तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। तो अब हम एक तस्वीर पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तारफ़ी प्रैक्टिकल वर्क। वो ये है कि ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं सिलेक्शन टूल के साथ, सर्कल सिलेक्शन टूल के साथ, सर्कल चूँकि मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया था तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। सर्कल सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगा ली। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ से, यहाँ पे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कलर ले लूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे फिदर लगाया। फिदर लगाने के बाद मैंने ओके किया, ओके करने के बाद इसको मैंने इन्वर्स किया कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ, यहाँ से आल्ट प्लस डिलीट प्रेस किया मैंने। तो ये आपने देखा कि उस तस्वीर पे ये फिदर में एक फ्रेम सा बन गया। अगर मैंने, लेकिन मैं इसमें अब चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसी लेयर पे काम कर दी। अगर मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली होती तब मैं इसे अप्लाई करता तो फिर मैं इसमें चेंज कर सकता था। मसलन अब मैं ये इसको अंडू कर रहा हूँ और डिसलेक्ट भी कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद लेयर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से सिलेक्शन लगाई। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके फिदर लगाया, 50 इंटर, इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद आल्ट प्लस डी प्रेस किया। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे चाहूँ तो डिलीट कर दूँ और इसे जैसे भी इसे ऊपर नीचे भी करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज का तारफ़ी लेक्चर जो है वो यहीं तक इख्तिताम पज़ीर होता है। यहाँ तक अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो या कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो
तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इसमें बेहतरी भी लाई जा सके और आपको सपोर्ट भी किया जा सके। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, कुछ बेहतर किया जा सके, काम में कुछ बेहतरी लाई जा सके ताकि किसी के लिए कुछ बेहतरी का सामान पैदा हो सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका टीचर नवीद सियालवी। अल्लाह हाफ़िज़।